नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज के पंचांग और ग्रह गोचर के बारे में। जी पंडित जी। बिल्कुल। INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमको विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। आज बहुत सुंदर सा दिन है, वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दिन मंगलवार है, विक्रम संवत 2079 इस समय चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में रहेगा। आज जो ग्रह स्थितियां हैं बहुत ही शानदार ग्रह स्थितियां हैं, क्योंकि आज के दिन का बड़ा मुहूर्त होता है। आज हजारों लाखों की संख्या में विवाह होते हैं, क्योंकि आज का दिन को हम मानते हैं अक्षय तृतीया के रूप में। और आज जो ग्रह स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनती है। सूर्य इस समय अपनी उच्चतम राशि यानी मेष राशि में है। चंद्रमा आज अपनी उच्चतम राशि यानी वृषभ राशि में है। बुध ग्रह इस समय अपनी मित्र राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। मंगल इस समय कुंभ राशि में है, शनि के साथ युति बनाकर गोचर कर रहा है। ये भी एक बड़ा योग है जिसके बारे में भी हम आज अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। कुंभ राशि में है। वहीं आप देखिए कि गुरु अपनी स्वराशि यानी मीन राशि में गोचर कर रहा है। वहीं शुक्र अपनी उच्चतम राशि यानी मीन राशि में गोचर कर रहा है। वहीं राहु इस समय मेष राशि में है, सूर्य के साथ है, अस्त हुआ पड़ा हुआ है। और वहीं केतु तुला राशि में है, जो कि शुक्र की राशि है। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस कार्यक्रम के दौरान लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से जुड़कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्योतिषीय परामर्श उनसे ले सकते हैं। बढ़ेंगे आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय अक्षय तृतीया से संबंधित है, चूंकि आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व भी है और इसी के साथ मंगल और शनि की कुंभ राशि में युति भी बनने जा रही है। जी पंडित जी, इस विषय पर हम आपसे जानकारी चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि इस त्योहार का क्या खास महत्व है। देखिए, अक्षय तृतीया जैसा कि हम नाम से जानते हैं, जी। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो हमेशा स्थायी और चिर रूप में बनी रहती है। तो उस तिथि को हम लोग अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि पे जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो थी भगवान विष्णु ने अपना छठवां अवतार, जिसको आविशा अवतार भी कहते हैं, उसका उनका जन्म हुआ था। महर्षि दंडाग्नि और माता रेणुका के घर भगवान परशुराम ने आज प्रदोष काल में, प्रदोष काल हमारे यहाँ सायं काल को ही कहा जाता है, लेकिन जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि प्रभु परशुराम जो है वो सिंह लग्न के जातक थे। सिंह लग्न और वृषभ राशि यानी रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम, जिनका नाम पहले राम था, क्योंकि प्रभु का जन्म हुआ था, भगवान विष्णु का अवतार था, छठे अवतार। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर युग में रहेंगे, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो या सतयुग हो। चारों युगों में यदि कोई ईश्वर के स्वरूप में इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है तो वो केवल और केवल भगवान परशुराम कर सकते। तो भगवान परशुराम का जन्म हुआ, उनका नाम राम था। महर्षि दंडाग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। मैं उनके कुंडली के ग्रहों के बारे में तो चर्चा करूंगा, पहले उनके जीवन के वृतांत के बारे में बता। उन्होंने चूंकि एक ऋषि के पुत्र थे तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने वो जंगल में गए और भगवान शिव की उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना जो परशु यानी जिसको फरसा भी कहा जाता है वो उनको प्रदान किया और अपने धनुष को प्रदान किया, अपने बाणों को प्रदान किया। तो महर्षि परशुराम ने फरसा धारण यानी परशु धारण करने के कारण उनका नाम
परशुराम हुआ। ये तो उनका प्रारंभिक जीवन है। उनके जीवन की एक बड़ी विचित्र सी घटना है, वो भी हमारे दर्शकों को जानना आवश्यक है कि एक बार उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता, चूंकि माँ का उन्होंने वध किया, बाद में अपने पिता से ही उन्होंने माता के जीवन को माना, माँ रेणुका को उन्होंने जीवित किया। लेकिन पिता के वो बहुत आज्ञाकारी थे, माता की भी बहुत आज्ञाकारी। तो ऐसा कठोर जीवन था, क्योंकि जीवन भर अविवाहित रहे, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और 21 बार इस पृथ्वी से जितनी भी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं का उन्होंने समाधान किया। तो ऐसे भगवान परशुराम का आज जन्मोत्सव है। उनका जन्मदिन हम अक्षय तृतीया के दिन मनाते हैं। अक्षय तृतीया का अपने आप में बड़ा महत्व जी होता है। आज के दिन बिल्कुल पंडित जी, इस महत्व पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त एक दर्शक राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मंजू। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। आज जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। प्रणाम पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसकी जन्म तिथि है 11 जुलाई 91। 11 जुलाई 1991। 11 जुलाई 91 जी। 12:32 दिन में 12:32 दिन का जन्म है जी। जन्म स्थान बता दें। जयपुर राजस्थान। जयपुर जी। क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में? पंडित जी, रिश्ते तो बहुत आते हैं, उसका विवाह नहीं हुआ, वो 31वें साल में चल रहा है, कब तक हो जाएगा और कैसी लड़की मिलेगी? जी चलिए, आज बहुत सुंदर दिन है अक्षय तृतीया का, और आपने एक बहुत सुंदर सा प्रश्न विवाह को लेकर ही किया, क्योंकि आज का दिन विवाह का ही दिन होता है। तो देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है वो जिस प्रकार से बनती है, कन्या लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि की कुंडली है। देखिए, आपने कहा विवाह नहीं हो पा रहा, उसके पीछे के दो कारण। देखिए, जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है शुक्र के साथ युति बनाकर, और वही पंचम भाव में शनि वक्री दृष्टि से बैठा है। देखिए, 12वां मंगल 7वें भाव यानी वैवाहिक जीवन को बहुत 8वीं दृष्टि से देख रहा है, वही शनि तीसरी दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, जिसके चलते विवाह अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, मंगल जब तक इस कुंडली में शांत नहीं होगा, विवाह होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाग्येश शुक्र भी 12वें भाव में बैठा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें जिससे विवाह? मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देता हूं, जो आपके बेटे के विवाह के लिए एक अनुकूलता लिए हुए है। तो वो खबर यूं है कि देखिए, आपके बेटे के विवाह के योग 7 मई से बनने जा रहे हैं, यानी आज से कोई मुश्किल से 4 दिन के बाद। तो 7 मई से आपके बेटे के विवाह के योग बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 3 महीनों में विवाह होना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह जो विवाह कराने वाला ग्रह है और शुक्र के साथ युति बनाकर वो मीन राशि में, अर्थात आपके बेटे की कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 3 महीने में बेटे का विवाह हो जाना चाहिए। यदि इस समय नहीं होता है तो फिर आपको 6 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जब गुरु एक बार पुनः मीन राशि में पहुंचेगा, यानी 18 दिसंबर 2022 से 18 अप्रैल 2023 के बीच में। तो विवाह जरूर होगा, परंतु कुंडली मिलाकर विवाह करें। कुंडली में गुरु, मंगल और शनि के पाए आप करें। मुझे लगता है मंजू जी अवश्य ला। बिल्कुल। वहीं निजी परामर्श के लिए भी दर्शक पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद। उनके नंबर हम कार्यक्रम के दौरान लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़े हैं पंडित जी, संजय। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय में भी आपका प्रश्न है, उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। पहले मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जी। मेरे बच्चे का जन्म है 4 मार्च 1997। 4 मार्च 1997 जी। शाम 4:10 में जी। स्थान रायपुर जी। छत्तीसगढ़। जी, सवाल करें। मेरे बच्चे का सर अभी तक कोई लड़के का सिविल इंजीनियर में हो गया है जी। मतलब कर लिया है, ना तो नौकरी लग रहा है, ना तो विवाह के लिए कोई रिश्ते कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई काम ही नहीं बन रहा है उसका। जी पंडित जी। चलिए, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, मैं विश्लेषण किए देता हूँ। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कर्क लग्न और धनु राशि है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। देखिए, एक तो शनि ग्रह बहुत तंग कर रहा था, तो शनि की 7.5 अभी उतरी है। अभी 28 अप्रैल को ही शनिदेव वहां से निकले हैं, तो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर है, तो मुझे लगता है उस दिशा में लाभ होगा। दूसरा, एक बहुत सुंदर सी युति आपके बेटे की कुंडली में 15 जून से बनने जा रही है।
15 जून से 17 मार्च के बीच में आपके बेटे की कुंडली बहुत अच्छी चलेगी। प्रयास जरूर कीजिएगा, लेकिन कुंडली में चूंकि बृहस्पति चूंकि भाग्येश है, भाग्य का स्वामी ग्रह है संजय जी, इसलिए भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा। गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ कोई ना कोई उपाय अवश्य कीजिए। और थोड़ा सा एग्रेसिव है आपका बेटा, महत्वाकांक्षी है परंतु थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो उसके एग्रेसिवनेस शांत करने के लिए उससे कहें तो भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करे, मुझे लगता है उससे अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप निश्चित तौर पर कर सकते हो और आपको लाभ मिलेगा। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक पंडित जी कोरबा से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका नाम बताएं और जिनके विषय में आपका प्रश्न है उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं। पंडित जी, मेरा नाम है शत्रुंजन नाथ तिवारी जी, और मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ, अपने लड़का के बारे में। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/4/1965। 30/4/1965। जी, और मेरा जो है और जो काम वगैरह चल रहा था वो बहुत दिन अभी बंद हो गया है। आपसे निवेदन है जन्म की तिथि और स्थान भी बता दें। मैं तो कोरबा से ही बोल रहा हूँ। जी, जन्म का समय आपको ध्यान होगा? जन्म का समय है सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में, पूरा कंफर्म नहीं बता सकता। सुबह 9:30 से 10:30 के बीच का इनका जन्म है पंडित जी, और स्थान छत्तीसगढ़ के कोरबा का है। जी, प्रश्न और पूरा एक और सुनिए, और एक और है कि मेरा लड़का का डेट ऑफ बर्थ है। जी, पहले आप अपने विषय में प्रश्न कर लें। जी, तिवारी जी, आप प्रश्न जो कर रहे थे आप उसे पहले अपने विषय में पूछ लें। मेरा ये पूछना है सर कि मेरा काम अभी बंद हो गया है, कब तक चालू होगा? मैं कल ठेका का काम करता हूँ, अभी काम बंद हो गया है। जी, तिवारी जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आपके इस प्रश्न का उत्तर पहले हम ले लेते हैं। जी तिवारी साहब, पहले तो आपकी कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण। आपने कहा कि 9:30 से 10:30 के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो मैंने 3 कुंडलियां आपकी बना ली है, लेकिन तीनों कुंडलियां मिथुन लग्न और मीन राशि की हैं। तो आपने कहा कि आपका कोई काम अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। तो देखिए, कुंडली बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई है। आपकी कुंडली में आपका कर्मीश बृहस्पति 12वें भाव में राहु के साथ युति बनाकर पड़ा हुआ है। वहीं आप देखिए, आपकी कुंडली के 10वें भाव में हालांकि चंद्रमा है, लेकिन नीच का बुध है। बुध नीच का तात्पर्य होता है मीन राशि में बुध बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको परेशानी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, शनि क्योंकि कुंभ राशि में। तो तिवारी जी, आपके जीवन का एक अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है। उसकी शुरुआत अभी 30 अप्रैल से ही शुरू हुई है। तो थोड़ा सा आप समय देंगे तो आपकी कुंडली स्वतः ही ठीक होगी और आने वाले 3 महीनों के अंदर आपका काम अवश्य बनेगा। लेकिन आप अपनी कुंडली में 2 उपाय जरूर कीजिएगा। एक तो अच्छा चंद्रमा यानी बड़ा मोती पहनिए, क्योंकि कई बार मानसिक रूप से हम स्थिर नहीं हो पाते, तो स्थिरता के लिए हमें चंद्रमा को मजबूत करना बेहद जरूरी है। तो सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है, जिसको हम अनामिका या रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें एक 20 रत्ती का गोल मोती चांदी में जड़वाकर आप अवश्य पहनिएगा। दूसरा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप एक पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में तिवारी जी जरूर पहनिए, जिसका वजन लगभग 12 रत्ती का हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको रोज भगवान सूर्य और भगवान शिव की पूजा अर्चना करना बेहद आवश्यक है। ये दोनों आप करेंगे तो न केवल आपको, अपितु आपके पुत्र को, आपके परिवार को भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो करके देखिए तिवारी साहब, मुझे लगता है आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति। बिल्कुल तिवारी जी, आप जुड़े हमारे साथ, तो आपके बेटे के विषय भी जो प्रश्न है तो उसके लिए सबसे पहले उनकी जन्म तिथि बता दें। उनका है सर 15 सितंबर 1994। 15 सितंबर 1994। जी, जन्म का समय और स्थान? और उनका स्थान है पटना का है, रात को 9:05। जी, तो उसका बीटेक किया हुआ है, उसका नौकरी अभी तक नहीं लगा है। जी, क्या किया है उन्होंने? वो बीटेक किया हुआ है सिविल से, लेकिन अभी तक उसका सर्विस नहीं लगा है। जी पंडित जी। चलिए, कोई बात नहीं तिवारी जी, आपके चिरंजीव के बारे में भी हम बता देते हैं। देखिए, इस समय राहु में बुध का प्रत्यांतर है और बुध का प्रत्यांतर चलेगा 9 सितंबर 2022 तक। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मेष लग्न और मकर राशि की कुंडली है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 4थे चरण में उनका जन्म हुआ। आपने कहा नौकरी नहीं लगी है, मुझे लगता है नौकरी लगेगी और एक अच्छी नौकरी अवश्य लगेगी। देखिए, शनि कुंभ राशि में पहुंच गया है। जैसे आपकी कुंडली में शनि कुंभ राशि में है, बेटे की कुंडली में भी शनि कुंभ राशि में,
तो निसंदेह उनको लाभ होगा। परंतु जो सबसे बड़ी परेशानी उनकी कुंडली में है वो गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरु ग्रह उनकी कुंडली में तुला राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसके चलते वो परेशान रहते हैं। तो पहले तो एक संभव हो तो एक अच्छा पुखराज रत्न आप अपने बेटे को जरूर पहनाइए सीधे हाथ की पहली उंगली में, और उनसे कहें कि वो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम या पुरुष सूक्त का पाठ अवश्य करें। इससे करने से उनके कार्य में जो शीघ्रता है वो उनको अवश्य प्राप्त होगी, जिससे उनको काफी हद तक लाभ मिलेगा। तो ये 2 उपाय आप कराइए और चिंता बिल्कुल भी नहीं करिए, इस साल उनको कार्य अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, हम लौटेंगे फिर से विषय की ओर। हम बात कर रहे थे अक्षय तृतीया के महत्व की, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त आज कौन सा है। देखिए, अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ तिथि होती है। आज के दिन आप कुछ भी खरीद के लाते हैं, एक पात्र आप खरीद के लाते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पर एक बड़ी घटना घटी थी कि जब महाभारत काल में द्रौपदी और पूरे 5 पांडव घूम रहे थे, उनके पास अन्न समाप्त हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण उनको एक अक्षय पात्र दिया, जिससे उनके पास कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। आज के दिन आप यदि कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, जो आप खरीद सकते हैं सहज रूप से, एक चम्मच भी आप, एक गिलास भी खरीद कर लाते हैं, तो उसके स्वरूप में आपके पास चीजें अक्षय यानी हमेशा स्थिर बनी रहेगी। हालांकि आज के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। स्वर्ण आप खरीदते हैं तो हमेशा आपके घर में स्वर्ण का भंडार बना रहता है, ऐसा हमारे पुराणों में और हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। मैं भी उस बात को हमेशा से मानता हूँ कि आप उसको जरूर खरीदिए। आज का मुहूर्त है कुछ इस प्रकार से बनता है, आप 1:30 बजे आप जाकर आप चाहें तो दोपहर में 1:30 बजे आप खरीद सकते हैं। हालांकि आज तो पूरा दिन बहुत शुभ बना हुआ है, 1:30 बजे खरीद लीजिए, 3 से 4:30 बजे के बीच में खरीद लीजिए, यानी 1:30 से 4:30 के बीच में बहुत शुभ है। और शाम को प्रदोष काल में यदि आप लेते हैं तो और भी शुभ है। और बेहतर आप यदि चाहते हैं तो शाम को 7:30 से 9 या 9 से 10:30, क्योंकि गर्मी का मौसम है, यदि आप शाम को खरीदने जाते हैं यानी 7:30 से 9 या 9 से 10:30 के बीच में, तो उस समय लाभ और अमृत का चौघड़िया एक बार पुनः हमको प्राप्त होता है। तो उस दशा में आप खरीद लीजिए, निसंदेह आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, हमारा एक और विषय जो जुड़ा हुआ है मंगल और शनि की कुंभ राशि में युति, ये युति किस तरह से प्रभाव डालेगी, इस पर भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, मंगल का एक बार पुनः मिलन हुआ है। पहले वो मकर राशि में शनि के साथ मिला था, अब वो कुंभ राशि में शनि चूंकि पहुंचे हैं, और शनि के साथ मंगल का मिलन इस महीने तो पूरी तरह से चलता रहेगा। देखिए, मंगल और शनि जब भी मिलते हैं तो देश में विदेश में बहुत ही अशांति होती है, क्योंकि दोनों ग्रहों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की है। मंगल उग्र प्रभाव का है, वही शनि ठंडे प्रभाव का है। तो जब भी ये मिलते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो आप देखिए कि बहुत परेशानी होती है। तो आप देखिए कि इस समय देश में भी एक प्रकार से मानसिक तनाव विभिन्न वर्गों के बीच में बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कई बार दुर्घटनाएं आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होंगी। इसी काल के दौरान जब भी मंगल और शनि मिलते हैं तो एक बार पुनः, पहले भी कोरोना आया था, इस बार पुनः एक बार आप देखेंगे कि जब भी कुंभ राशि में है, क्योंकि भारतवर्ष की जो राशि है वो कर्क राशि है, और कर्क राशि से अष्टम भाव में मंगल और शनि का मिलन हो रहा है। क्योंकि ये हालांकि मिलन तो 17 मई तक होगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरे 1 मास तक यानी 17 जुलाई तक रहेगा। तो आप देखेंगे अष्टम भाव में मंगल और शनि के मिलने के चलते देश में कोरोना या कोई बड़ी बीमारी अवश्य फैलेगी। तो 1 माह अभी से लेकर 1 माह का जो समय है वो बेहद कमजोर है। हमारे सभी दर्शकों को मैं बहुत विनम्र आग्रह करूंगा, यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अवश्य लगवाएं। इसके अलावा देखिए, इसका एक और परिणाम होगा, देश में विश्व युद्ध, पूरी दुनिया में विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अभी आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है वो लड़ाई और फैलेगी, पड़ोस में मालडोवा तक जाएगी, फिनलैंड और स्वीडन तक भी वो लड़ाई पहुंच सकती है। और मुझे लगता है जब वो लड़ाई होगी तो नेटो कंट्रीज उसमें अवश्य कूदेंगे। तो दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है। मैं पूरी दुनिया के सभी विश्व के नेताओं से आग्रह करूंगा कि कृपया कर इसको समाप्त कराने में अपना योगदान दें, नहीं तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट होगा, जिसके चलते न केवल महंगाई होगी अपितु बहुत सारी परेशानियां
पूरी दुनिया के सम्मुख आने वाली हैं। तो यह युति ठीक नहीं है। खासतौर से कुछ राशि वाले जातकों के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसमें कुंभ राशि भी आती है, जिसमें मीन राशि भी आती है, जी जिसमें कर्क राशि भी आती है, जिसमें सिंह राशि भी आती है, और जिसमें तुला राशि भी आती है, और जी जिसमें धनु राशि भी आती है। तो इन राशि वाले जातकों के लिए भी यह युति किसी भी प्रकार से शुभ परिणाम नहीं देगी। जी, तो ये युति इन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दैनिक राशिफल क्या होगा आज के हर जातक का, ये भी आपसे जान लेते हैं पंडित जी। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बढ़िया है, बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आपके सम्मुख जरूर आएगी, लेकिन आप बहुत आसानी से उसका समाधान कर पाएंगे। मन बेहद प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि कोई बहुत बड़ा निर्णय यदि आप लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। हालांकि आज का दिन प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए बड़ा सुखद बना है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले जातकों के सितारे आज बेहद शानदार है। देखिए, चंद्रमा आज अपनी उच्चतम नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में पूरे दिन भर रहेगा, तो कामकाज की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, यश मान सम्मान में वृद्धि होगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि यानी मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। अनावश्यक परेशानियां न केवल आपके सम्मुख बढ़ेंगी, अपितु परेशान आप हमेशा रहें। जरूरी कामकाज करने से बचे, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचे, प्रेम संबंधों से बचे, और वैवाहिक जीवन में यदि आप हैं तो आज आप अपने पार्टनर से बहस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, एकादश भाव में उच्चता चंद्रमा बहुत बढ़िया है, परंतु अष्टम भाव में मंगल और शनि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि आज के दिन आपके प्रेम संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, तो आप अपने पार्टनर से खूब मिलें और बढ़िया दिन को बिताइएगा। अगली राशि यानी सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का समय और भी बेहतर हो गया है। मन बेहद प्रसन्न रहेगा। दशम भाव का चंद्रमा आपकी कामकाज को और अनुकूल बनाएगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया हो रहा है। आज भाग्य स्थान में बुध और चंद्रमा का मिलन और सप्तम भाव में गुरु और शुक्र का बैठना आपके लिए बेहद लाभकारी है, परंतु फिर भी सलाह दूंगा कि आवश्यक काम एक दो दिन के बाद करें तो और बेहतर परिणाम आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। अगली राशि यानी तुला राशि की बात करते हैं, तो तुला राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान रहेंगे। देखिए, अष्टम भाव का चंद्रमा आपके कामकाज में परेशानी लाएगा। लोग आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बिल्कुल ठीक नहीं है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें और अपने अच्छे समय को बिताने की कोशिश करें। अगली राशि यानी हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, सितारे इस समय आपके पक्ष में, तो जितने आवश्यक काम है उनको आप तेजी से संपन्न कर लें। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना है। अगली राशि यानी धनु राशि की बात करते हैं, तो धनु राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। छठे भाव का चंद्रमा आज आपको यश मान सम्मान दिलाएगा। कामकाज में बेहतरी होगी। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर समय बहुत खास बना। मकर राशि वाले जातकों की चर्चा करते हैं, तो मकर राशि वाले जातकों का दिन अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। देखिए, पंचम भाव का चंद्रमा न केवल आपको शिक्षा शासकीय क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, अपितु आपके जीवन में होने वाले नए नए कार्यों के लिए भी एक नई योजना बनाएगा। लेकिन सलाह यही है कि जरूरी निर्णय एक दो दिन के बाद ले। प्रेम संबंध अब सामान्य होने लगेंगे। अगली राशि यानी कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का दिन आज ठीक नहीं है। देखिए, चंद्रमा के कारण हम बता रहे हैं, दूसरा शनि और मंगल आपकी राशि में घूम रहे हैं, इसके चलते समय ठीक नहीं है। कामकाज उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मन अप्रसन्न रहेगा। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी, थोड़ा ध्यान रखें। एक दो दिन बाद स्वतः ही ठीक होगी। अगली और अंतिम राशि की बात करते हैं, वो है मीन राशि। तो आज मीन राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, आपका राशि स्वामी आपकी राशि में है, तो जिसके चलते न केवल आपका कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न बना रहेगा, अभी कुछ संतान पक्ष से भी आज आपको लाभ होने वाला है। तो आज के दिन को अच्छे से गुजारिए मीन राशि वाले जातक,
और अपनी प्रसन्नता को सब जगह अवश्य फैलाइए। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।